गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक का व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। लॉक का इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, जैसा कि मैंने पहले होब्स में भी आपको बताया था कि होब्स एक प्रथम या महान व्यक्तिवादी विचारक था। तो उसमें व्यक्तिवाद ही बताया था कि कोई भी सिद्धांत जिसमें व्यक्ति को केंद्र मानकर और उस व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने के लिए और व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी सिद्धांत बनाया जाता है उसे व्यक्तिवाद कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ चीज़ें स्पष्ट की जाती है, वो व्यक्तिवाद है। तो लोक का व्यक्तिवाद जो सामाजिक समझौता के विचारक है वो सब एक तरीके से व्यक्तिवादी विचारक के रूप में होंगे, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण कराया है, ना कि एक समाज के हितों की पूर्ति के लिए। तो इसलिए व्यक्तिवाद का सिद्धांत इन तीनों में हमें देखने को मिलेगा। तो तीनों को अलग अलग हम देखेंगे। आज हम देखेंगे जॉन लॉक का व्यक्तिवाद। वोहन सॉरी एक विद्वान है जिनका कथन है कि लोक की व्यवस्था में हर वस्तु व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगाती है और प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार सजा कर रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुरक्षित रहे, कि व्यक्ति सुरक्षित रहे। इस प्रकार उसने अपने सिद्धांत दिया है, हर बातें इस प्रकार स्पष्ट की है। तो ये बातें एक तरीके से सच भी है कि लोक ने जिस राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, परंतु इसका ये बिल्कुल भी भावार्थ नहीं है कि उसने व्यक्ति के प्रभुत्व का प्रतिपादन किया। नहीं, राज्य के प्रभुत्व किया था, व्यक्ति को प्रभुत्व का प्रतिपादन नहीं किया था उसने। अब हम देखते हैं कि उसके सिद्धांत में कहाँ कहाँ व्यक्तिवाद हमें देखने को मिलता है। जो पहली बात हमें देखने को मिलती कि वो व्यक्तिवादी था, वो ये था कि लोक की व्यवस्था एक व्यक्ति सेंट्रिक है, केंद्रित है, और उसने अपने प्राकृतिक अवस्था, सभ्य समाज, सामाजिक समझौता, शासन तंत्र, राज्य की क्रांति, ये सभी बातें व्यक्ति को गौरव बढ़ाने वाली बताई थी कि ये सब अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला हो जाए, उसकी जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं रख पाए, तो ये इस प्रकार उसने सिद्धांत दिया था व्यक्ति को केंद्र में रखकर। तो लोक जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को देता है और इन्हें वे व्यक्ति के जन्मसिद्ध स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है कि ये जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार है, ना कि समाज के द्वारा दिए गए। तो ये व्यक्ति को शुरू से एक ऐसा केंद्र मानते कि समाज ऐसा नहीं करते कि हमने आपको ये अधिकार दिया तो आप हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य होगा, नहीं। जबकि आधुनिक मत क्या है कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह समाज के द्वारा दिया गया है, जबकि लोक ने बोला नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त और उसके स्वयं सिद्ध अधिकार है जिसके द्वारा समाज या राज्य इनको छीन नहीं सकता है। उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो अभिन्न हिस्सा है। जैसे किसी का व्यक्तित्व होता है, जैसे किसी के त्वचा का रंग है, उसी प्रकार ये उसके अधिकार उसका खुद का प्राकृतिक प्रदत्त है, उसे आप छीन नहीं सकते। समाज या राज्य के नाम पर या उनके प्रति निष्ठा के नाम पर नहीं छीन सकते, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व का निखार आता है। सेकंड बात है वो ये है, सॉरी, लोक की जगह लोक पढ़ना आप, स्लाइड में लोक ये भी कहता है कि व्यक्ति की नैतिक चेतना, न्याय और अन्याय की भावना इत्यादि भी प्रकृति के द्वारा दी गई है। ये भी उसके न्याय अन्याय क्या है, उसकी नैतिक चेतना, विवेक क्या कहते हैं, ये भी प्रकृति प्रदत्त है। जबकि आधुनिक काल में क्या मानते हैं कि मनुष्य की चेतना का निर्माण सामाजिक वातावरण में होता है और समाज से ही उसे नैतिकता की भावना मिलती है। लोग कहते हैं नहीं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेचर, ये भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त दी गई है, न कि सोसाइटी के द्वारा दी गई है। तीसरी बात जो व्यक्तिवाद के बारे में करता है वो ये है, लोग कहता है कि राज्य का उदय या बनना ही व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार रक्षा के लिए हुआ है। राज्य का निर्माण ही व्यक्ति के नेचुरल राइट की रक्षा के लिए हुआ है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य की सत्ता पर अनेक मर्यादाएं आरोपित करता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए आरोपित करता है मर्यादाएं। उसने सीमित सरकार का समर्थन किया था, निरंकुश का नहीं किया था। तो लोक का कार्य राज्य की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। ये जॉन लॉक के सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है और यहीं पर हम उसको पढ़ा, जैसे उदारवाद का जनक है, तो ये बात उदारवाद में यही हमें देखने को मिलेगी। तो
व्यक्ति ने अपनी जिस शक्ति का त्याग किया है वह एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में निहित हुई है। और दूसरी बात, उसने होब्स के लेवियथन की भांति संप्रभु को असीमित निरंकुश अधिकार नहीं दिए, अपितु उसको अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक समाज अथवा बहुमत ने उन्हें उससे प्रदान किया है। असीमित नहीं है, जहां तक उसे दिए हैं वही है, बाकी अधिकार लोगों के अपने पास है। तो ये बात तीसरी बात है जो उसकी व्यक्तिवादी हम कह सकते हैं। चौथी बात है जो उसको हम अगर पढ़ेंगे कि वो व्यक्तिवादी क्यों था, तो लोक ने यह भी बताया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध राज्य का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लोग अपनी इच्छा से राज्य का सदस्य बनते हैं, अपनी अनिच्छा से उसे विवश नहीं किया जा सकता। अगर किसी की मूड नहीं है तो उसको नहीं लिया जा सकता। तो और लास्ट बात है जो उसकी व्यक्तिवाद की, वो यह है कि लोक ने धर्म संबंधी विचारों में भी व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक दिखती है। धर्म संबंधी विचार में, और वह धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानता है और व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार उपासना और आस्था की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और वह कहता है कि धर्म व्यक्तिगत नैतिकता का संबल है। और उसने मानव विवेक और मानव समाज की कृत्रिमता पर आवश्यकता से अधिक बल देते हुए राज्य के जैविक प्रभाव की पूर्ण उपेक्षा की है। ये उसकी थोड़ी आलोचना भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उसके व्यक्तिवाद से लोक ने कि व्यक्ति को अपनी पूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। बार्कर ने कहा है कि लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली और सुधार चाहने वाली महान भावना थी। तो इस प्रकार वो व्यक्ति को केंद्र रखकर उसके व्यक्तित्व के गौरव को बढ़ाने वाला अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसकी थोड़ी हम अगर क्रिटिसाइज करें तो ये है कि लोक की व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित तो है, हम इससे सहमत होते हुए भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उसने व्यक्ति को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया है। क्यों नहीं बनाया? उसने पहली बात यह है कि सामाजिक समझौते में बहुमत शासन का सिद्धांत अनिवार्य निहित होता है। और इसका बहुमत, सामाजिक समझौते में बहुमत का शासन होता है, मेजोरिटी का। तो इसमें पहली बात यह है कि सामाजिक समझौते में बहुमत शासन का अनिवार्य सिद्धांत निहित है, तो किसी व्यक्ति विशेष अथवा अल्पमत को बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना एक अपरिहार्य आवश्यकता बन जाती है। अगर आप बहुमत के शासन को स्वीकार करना बात करते हो, तो अगर किसी ने उसके विरोध में गया तो उसको आप कहते हो कि उसको स्वीकार कर लेना उसकी आवश्यक शर्त बन जाती है। यहाँ पर आप व्यक्तिवाद के थोड़ा विरोध में चले जाते हो। और यदि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार अपहरणीय है तो बहुमत को भी उनसे वंचित करने का अधिकार नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार समाज के द्वारा प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, तो उनको बहुमत के शासन के द्वारा भी हरण करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। और यदि व्यक्ति पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो उसे अपनी निजी निर्णय का केवल इसलिए परित्याग कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि बहुमत उससे सहमत नहीं है। तो ये व्यक्तिवाद में उसको थोड़ा विरोधाभास आता है। आगे हम लोग को एक विरोधाभास का विचार में पढ़ेंगे जिसमें ये बातें स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। दूसरी बात यह कि लोक ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का जो अधिकार दिया है वह भी बहुसंख्यकों को दिया है, व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यकों को नहीं दिया है। तो ये उसका विरोधाभास है। और इसके अतिरिक्त उसने ये भी माना है कि जब तक शासन अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है तब तक जनता अपनी शक्ति से वंचित रहती है। और अंत में उसका ये भी कहना है कि प्रारंभ में लोगों ने जो समझौता किया था वे उसके वंशजों पर भी लागू हो सकता है। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि लोक की व्यवस्था में व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो ये जॉन लॉक का व्यक्तिवाद का सिद्धांत था जो हमने आज की क्लास में देखा है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि लॉक की असंगतियाँ क्या थी और उसके बाद हम उसका लॉक का महत्व, प्रभाव, उसका ये देखेंगे। उस लॉक और हॉब्स में तुलना भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।